गुड मॉर्निंग। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से क्लास 10th के फिज़िक्स को आगे कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कुछ पहले भी बताए थे और आगे फिर से उसी को कंटिन्यू किया जाएगा। इसके पहले वाले भाग में बताया गया था कि प्रकाश क्या है, प्रकाश के क्या क्या गुण होते हैं और प्रकाश हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। इससे पहले बताए थे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश को एक प्रकार का ऊर्जा माना जाता है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो कि हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है और प्रकाश के गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश की किरणें उन स्थानों पर भी गमन कर सकती है जहाँ पर किसी प्रकार का माध्यम नहीं है, अर्थात निर्वात वाला क्षेत्र। और उदाहरण के लिए जैसे कि चंद्रमा जहाँ पर किसी प्रकार के वायुमंडल का अंश नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार के धूल कण नहीं होते हैं और वहाँ पर भी प्रकाश की किरणें आसानी से गमन कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि प्रकाश के किरणों को गमन करने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। प्रकाश का तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। प्रकाश का जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। और प्रकाश का ज्ञान कराने वाला जो अंग होता है वो आँख होता है। जब कभी प्रकाश की किरणें निकलती है और किसी वस्तु से टकराती है तो टकराने के बाद वो वापस हमारे नेत्र तक पहुंचती है और नेत्र में एक हिस्सा होता है रेटिना, जहां पर उस वस्तु की छवि अर्थात प्रतिबिंब का निर्माण होता है। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों के रूप में चलता है, जिसे फोटॉन कहा जाता है। या फिर ऑब्जेक्टिव में इस तरीके से सवाल आता है कि प्रकाश के छोटे छोटे कणों को क्या कहा जाता है, तो फोटॉन। और प्रकाश का वेग जो है सबसे अधिक निर्वात में होता है, मतलब वह स्थान जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है उसे निर्वात कहा जाता है। और निर्वात में प्रकाश का वेग सबसे अधिक होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और इसका अर्थ हुआ कि लगभग 30 करोड़ मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में प्रकाश एक सेकंड में 30 करोड़ मीटर की दूरी तय कर सकता है। और प्रकाश चूँकि ऊर्जा का रूप है, तो अलग अलग प्रकाश उत्पन्न करने वाले जो यंत्र हैं उसमें अलग अलग रूप में ऊर्जा का रूपांतरण अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन होते रहता है। जैसे कि मोमबत्ती जो है, तो मोमबत्ती में रासायनिक ऊर्जा होती है। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में बदल जाता है। इसी प्रकार से बल्ब जो है, इस बल्ब में विद्युत धारा देते हैं, अर्थात विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण जो है प्रकाश ऊर्जा में होते रहता है। इसके अलावा प्रकाश जो है और भी कई माध्यमों में गमन कर सकता है आसानी से, जैसे कि जल में गमन कर सकता है, मिट्टी तेल में गमन कर सकता है, कांच में गमन कर सकता है, हीरा में गमन कर सकता है। तो प्रकाश की किरणें अलग अलग माध्यमों में आसानी से गमन कर सकती है। और प्रकाश के किरणों का वेग सबसे अधिक निर्वात में होता है और सबसे कम हीरा में होता है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में जो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चूँकि हवा में जो प्रकाश की चाल होती है और निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए दोनों को समान माना जाता है, लेकिन आगे की कक्षाओं में दोनों में थोड़ी सी अंतर पाया जाता है। क्योंकि हवा जो है, तो हवा में धूल कण, वायुमंडल की मतलब विभिन्न प्रकार की गैसें सब कुछ पाई जाती है। तो इस प्रकार से हवा में प्रकाश का चाल जो है निर्वात की तुलना में कम होता है। अगर हवा और निर्वात दोनों की तुलना करें तो प्रकाश की जो चाल होगी वो निर्वात में ज़्यादा होगी और हवा में कम होगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव में सवाल आए तो हवा में भी प्रकाश का चाल वही 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड माना जाएगा और
कांच में भी निर्वात में भी प्रकाश की चाल वही माना जाएगा। और कांच में प्रकाश की चाल होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश चूँकि हमेशा सीधी रेखा के रूप में, सरल रेखा के रूप में गमन करता है। एक सवाल आता है कि प्रकाश तरंग किस तरह का उदाहरण है, मतलब प्रकाश की जो तरंग है होती है किस तरंग का उदाहरण है? ध्वनि तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, परावैगनी तरंग या पराश्रव्य तरंग? तो इसका उत्तर हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। प्रकाश के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए कहते हैं, जिस तरंग को गमन करने के लिए, जिस तरंग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए किसी तरह के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब एक ऐसा माध्यम जिसमें छोटे छोटे कण हो, धूल हो, गैसें हो, इस प्रकार से। तो अगर वे सभी चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, प्रकाश निर्वात तक में भी गमन कर सकता है, तो उस प्रकार के तरंग को ही विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। तो प्रकाश के तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग कहेंगे। कि प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग का। इस पॉइंट को हम पहले भी कई दफ़ा डिस्कस किए हैं कि जब कभी प्रकाश की किरणें अंधेरे में रखी हुई वस्तुओं के ऊपर पड़ती है तो एकाएक वस्तुएं दिखाई देनी शुरू हो जाती है। वास्तव में होता क्या है कि जब कमरा पूरा तरह से अंधेरा होता है तो उस कमरे में रखी हुई जो भी वस्तुएं हों उसे हम स्पष्ट देख नहीं पाते हैं। लेकिन जब लाइट उस कमरे में होता है तो उस कमरे में रखी हुई तमाम वस्तुएं स्पष्ट दिखाई पड़ती है, जिसके पीछे का वजह है कि जब प्रकाश की किरणें उन वस्तुओं पर पड़ती है तो उन वस्तुओं पर पड़ने के बाद वहाँ से वापस टकरा कर लौटती है। लौटने के क्रम में प्रकाश जो है पूरी तरह से समझिए कि छितरा जाता है और कुछ प्रकाश का हिस्सा हमारे आँखों तक पहुँचता है और तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। चूँकि आँख में रेटिना जिसको हिंदी में हम दृष्टि पटल कहते हैं, पर उसका प्रतिबिंब बनता है और हमको वस्तु दिखाई देने लगता है। कई बार बिहार बोर्ड में यह सवाल पूछा गया है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना पर। और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि प्रकाश जो है एक माध्यम है जिसके कारण, जिसकी उपस्थिति में हम सभी प्रकार की वस्तुओं को देख पाते हैं, उस वस्तु को जज कर पाते हैं। विदाउट लाइट, प्रकाश के बिना हम किसी भी चीज़ को नहीं देख सकते हैं, देखना संभव ही नहीं है। और पृथ्वी पर प्रकाश ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है। पृथ्वी पर प्रकाश के लिए हम लोग पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर रहते हैं और सूर्य से मिलने वाली जो ऊर्जा है उसको सौर ऊर्जा भी कहा जाता है, सोलर एनर्जी। और इसको एक तरह का नवीकरणीय संसाधन, रीन्यूएबल रिसोर्स कहा जाता है। ऐसे मतलब कि जो संसाधन कभी समाप्त नहीं हो सकता है, जो संसाधन कितना भी हम उपयोग करें वो समाप्त नहीं हो सकता है, तो उसको नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। जैसे सूर्य से मिलने वाली सौर ऊर्जा, जल है, वन है और पवन ऊर्जा, बहुत प्रकार की ऊर्जाएं इस प्रकार से है हमारे आसपास। और बहुत सारे प्रकार के ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते हैं, वो वापस प्राप्त किया जा सकता है, वापस उसको हम किसी न किसी रूप में प्राप्त कर लेते हैं, तो वो नवीकरणीय संसाधन कहलाता है। और उसी प्रकार से सौर ऊर्जा जो है नवीकरणीय संसाधन है। ऑब्जेक्टिव में कई बार सवाल पूछता है कि निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है या कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन का उल्टा होता है अनवीकरणीय संसाधन, जो कि समाप्त हो सकता है। उदाहरण के लिए पेट्रोल, डीजल या फिर बहुत सारे जैसे कोयला, तो जो संसाधन एक बार उपयोग करने के बाद समाप्त हो जाते हैं, वापस उसे प्राप्त करने में एक लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है, तो वो जो है अनवीकरणीय संसाधन, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स उसको कहते हैं। लेकिन पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के लिए या फिर प्रकाश के लिए जो सबसे बड़ा स्रोत है वो सूर्य है, और सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा को हम लोग नवीकरणीय संसाधन माने कहेंगे। और प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग। लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग का ही दूसरा नाम होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो कई बार विद्युत चुंबकीय तरंग न रहे तो अनुप्रस्थ तरंग, दोनों समान शब्द है, जिसको इंग्लिश में ट्रांसवर्स वेव्स भी कहते हैं। इस बात को पहले भी हम डिस्कस किए कि प्रकाश के किरणों के संचरण के लिए, संचरण का अर्थ होता है गमन करना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करना। तो प्रकाश के किरणों के गमन के लिए अथवा संचरण के लिए किसी प्रकार के माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। और
जिस तरंग को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उसे ही विद्युत चुंबकीय तरंग या अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। प्रकाश क्या है? दृश्य, अदृश्य, दोनों, इनमें से कोई नहीं। दृश्य का मतलब होता है जो कि दिखाई दे रहा है। आप अभी जिस स्थान पर बैठे हुए होंगे, बैठ करके इस वीडियो लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो आपके आसपास जो चीज़ें हैं वो दिख रही है, तो सभी वस्तुएं जो है दृश्य है। लेकिन कुछ चीज़ें अदृश्य होती है। उदाहरण के लिए हवा। हवा जो है जिसको सिर्फ हम महसूस कर पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं कि अच्छा हमारे आसपास हवा है, क्योंकि इस हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को हम लोग सांस के रूप में ले रहे हैं। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करने के लिए इसी हवा से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले रहे हैं, तो वह जो है अदृश्य है। उसी प्रकार से प्रकाश जो है अदृश्य है। प्रकाश की उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश के गमन के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की। प्रकाश का ज्ञान हमें किस अंग से प्राप्त होता है? आँख से। अच्छा, श्वेत प्रकाश जो सूर्य का प्रकाश है, यह 7 रंगों का मिश्रण होता है। इसकी चर्चा आगे भी हम लोग करेंगे। जब प्रकाश के अपवर्तन से आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इस बात को साबित भी करेंगे कि किस प्रकार से हम सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों का मिश्रण कहते हैं। और इस बात की पुष्टि न्यूटन ने किया था, जिन्हें फिजिक्स का पिता कहा जाता है। न्यूटन ने यह साबित कर दिया था कि सूर्य का प्रकाश जो है 7 रंगों का मिश्रण होता है। और कई बार यह सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि श्वेत प्रकाश अथवा सूर्य का प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। सूर्य से निकलने वाली जो प्रकाश की किरणें होती हैं वो पृथ्वी तक आती हैं। पृथ्वी तक आने में उसको पृथ्वी के वायुमंडल से होकर के गुजरना पड़ता है और लगभग 8 मिनट 17 सेकेंड का समय लगता है। जब सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगता है, सूर्य के प्रकाश इतने समय में पृथ्वी तक पहुंच जाती है। चूँकि चंद्रमा के पास अपना प्रकाश होता नहीं है, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश पर निर्भर करता है। मतलब जिस प्रकार से हम लोग पृथ्वी पर सौर ऊर्जा के लिए या प्रकाश के लिए सूर्य पर निर्भर हैं, उसी प्रकार से चंद्रमा एक इस प्रकार का क्षेत्र है जहाँ पर कि प्रकाश नहीं होता है। सूर्य की प्रकाश की किरणें चंद्रमा पर पड़ती है, वहाँ से परावर्तित होकर करके पृथ्वी तक पहुँचती है और तब हम आसानी से चंद्रमा को देख पाते हैं। तो चंद्रमा से जो परावर्तित प्रकाश होता है उसको पृथ्वी तक आने में लगभग 1.28 सेकंड का समय लगता है, यानी एक से 2 सेकंड के बीच के समय। प्रकाश के वेग की गणना सर्वप्रथम किसने की थी? गणना करने का अर्थ होता है कैलकुलेट करना, जोड़ना। मतलब कि प्रकाश की किरणें की जो स्पीड है, गति है, चाल है, तो प्रकाश के वेग की चाल या मतलब गणना, प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने किया था। रोमर एक व्यक्ति का नाम है जिसने प्रकाश के वेग को सबसे पहले मापा था। कई बार एक सवाल आता है कि आत्मदीप्त पदार्थ और अदीप्त पदार्थ है, इन दोनों में अंतर स्पष्ट करें। जैसे आत्मदीप्त पदार्थ सेल्फ लुमिनस, जिसको इंग्लिश में कहते हैं। प्रदीप्त वस्तुएं लुमिनस बॉडीज। आत्मदीप्त पदार्थ कहें या फिर प्रदीप्त वस्तुएं कहें, दोनों समान शब्द है। ऐसे पदार्थ जो कि स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं, जो कि खुद से प्रकाश उत्पन्न करते हैं, जिनके पास प्रकाश ऊर्जा है, प्रकाश है, तो उसको प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। उदाहरण के लिए प्रकाश ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य, विद्युत बल्ब, मोमबत्ती, तारे, दीपक, जुगनू जो कि रात में दिखाई पड़ता है। तो ये सभी जो हैं आत्मदीप्त पदार्थ हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न कर सकते हैं। और इसका उल्टा होता है अदीप्त पदार्थ, नॉन लुमिनस या अप्रदीप्त वस्तुएं, नॉन लुमिनस बॉडीज। वे पदार्थ जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं, लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ते हैं। बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं, अनगिनत वस्तुएं हैं हमारे पास, जो कि प्रकाश उत्पन्न तो नहीं करता है लेकिन दिखाई पड़ता है। उदाहरण के लिए आप जिस स्थान पर बैठे हैं, आपके आसपास बहुत ऐसी चीज़ें हैं, मेज, कुर्सी, किताब, पत्थर, है ना, दीवार, बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ता है। तो उसी को कहा जाता है अदीप्त पदार्थ या अप्रदीप्त वस्तुएं। चंद्रमा जो कि अदीप्त पदार्थ का उदाहरण है। चंद्रमा के पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य से मिलने वाले प्रकाश की किरणों को
अपने ऊपर पड़ने के बाद उसको परावर्तित करता है, और जैसे ही चंद्रमा पर सूर्य के प्रकाश की किरणें पड़ती है तो टकरा कर करके वापस लौट जाती है, और तब हम चंद्रमा को आसानी से पृथ्वी पर से देख पाते हैं। इसको एक बार वापस फिर से देखिएगा, देखने के बाद रोक रोक कर करके इसको बेहतर तरीके से उतारना है, और इस प्रकार से लगातार शुरू से अंतिम तक देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी। ठीक है, धन्यवाद।